हूँ स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि विभवमापी द्वारा हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किस तरह से करते हैं। अब अगर आप लोगों को मान लो इसमें ये क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि हम विभवमापी द्वारा किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी नाप सकते हैं, तो आप लोगों को एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि किसी भी जब विभवमापी द्वारा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध के मापन के प्रयोग का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। एक तो परिपथ, दूसरा सिद्धांत तथा सूत्र की स्थापना, तीसरा पॉइंट प्रेषण तालिका। इन पॉइंट्स में से कोई भी दो पॉइंट्स आप लोगों को एग्जाम में आ सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स, या कोई एक पॉइंट भी आ जाता है कभी कभी। तो चूंकि आप लोग एक्सपेरिमेंट जो है एक्चुअली लैब में करेंगे, तो अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन है वो अभी हम लोग इसको कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या लिखना है, और इसको हम समझ लेते हैं कि इसमें किस तरीके से लिखना है। तो हमारा जो प्रयोग है वो है किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मापन का प्रयोग है, इसके द्वारा विभवमापी द्वारा। विभवमापी जो होता है ये शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है, ये तो हम लोग समझ ही गए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है परिपथ। तो आप लोगों को ये चित्र दिख रहा है और इसका नाम है विभवमापी द्वारा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मापन। यानी कि हम इसे कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर से दर्शाते हैं। तो ये वाला प्रयोग है किसी भी विभवमापी द्वारा किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मापन। तो देखिए, इसमें जो आप लोगों को दिख रहा है, तो ए बी एक वायर है। एक्चुअली ये विभवमापी की वायर है, तार है ये विभवमापी का, जो हम लोग लगभग मानते हैं कि 10 मीटर लंबा होता है। एक्चुअली एक एक मीटर के जो होते हैं 10 वायर्स जो होते हैं श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। एक्चुअली पूरा ये 10 मीटर नहीं होता, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसमें एक एक मीटर के जो है हम कितने लेते हैं बच्चों, ऐसे 10 वायर्स होते हैं। तो ये ए बी पूरा जो है मतलब 10 मीटर लंबी वायर होती है, ठीक है। अब इसके बाद में तो ये ए बी के सिरों पर हमने संचायक सेल, कुंजी K1 तथा परिवर्ती प्रतिरोध जो है RH जोड़े हुए हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं कि B1 क्या है बच्चों, संचायक सेल, अलग से भी हम लिख सकते हैं। K1 क्या है, कुंजी जो प्राथमिक परिपथ में जुड़ी हुई है। RH क्या है बच्चों, परिवर्ती प्रतिरोध, और AB क्या है, विभवमापी की तार। विभवमापी की जो लगभग 10 मीटर लंबी वायर होती है वो होती है AB, तो विभवमापी की तार, ठीक है। तो इस तरीके से विभवमापी के सिरे AB पर हम, इसका जो सिरा A होता है ये संचायक सेल के धनात्मक सिरे से जुड़ा होता है, तथा सिरा B जो होता है ये ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है, लेकिन ये परिवर्ती प्रतिरोध तथा कुंजी K1 के द्वारा जो है B से जुड़ा होता है, इसका संचायक सेल का ऋणात्मक सिरा। और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्राथमिक परिपथ कहते हैं। यही जो होता है विभवमापी का प्राथमिक परिपथ होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जिस सेल का भी हमें विद्युत वाहक बल वाला तो हम देख चुके हैं, जिस भी सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध जो है मेजर करना होता है, तो वो जो सेल होता है उसका धनात्मक सिरा हम बिंदु ए से जोड़ देते हैं, क्योंकि बिंदु ए भी देखिए धनात्मक सिरे पर ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए ये बिंदु ए धनात्मक ही क्यों, क्योंकि ये संचायक सेल जो मेन मुख्य सेल है उसके धनात्मक सिरे से जुड़ा है, तो इसलिए ए बी क्या है, धनात्मक। तो हम जो सेल होता है जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध मेजरमेंट करना है, उसको हम ये बिंदु ए के, क्योंकि ये पेच द्वारा हम जोड़ सकते हैं, इसमें पेच लगे होते हैं, तो इसके धनात्मक सिरे से जुड़ा रहता है। सेल का धनात्मक सिरा बिंदु ए से जुड़ा रहता है, तथा ऋणात्मक जो सिरा होता है सेल का, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ऋणात्मक जो सिरा होता है ये धारामापी से जुड़ा होता है। और धारामापी का जो दूसरा सिरा बचा होता है, क्योंकि एक सिरा तो सेल के ऋणात्मक से जुड़ा है, और जो दूसरा सिरा होता है ये विसर्ग कुंजी, जिसे हम जॉकी कहते हैं, इससे जुड़ा रहता है, विसर्ग कुंजी से जुड़ा रहता है। इसी प्रकार इस सेल के समांतर क्रम में प्रतिरोध बॉक्स RB दिख रहा है आपको, RB मीन्स रेजिस्टेंस बॉक्स, इसी को हम प्रतिरोध बॉक्स कहते हैं, तथा ये कुंजी K2 है। ये समांतर क्रम में सेल E के जुड़े हुए हैं, और यही क्या होता है इसका द्वितीय परिपथ। तो ये हो गया विभवमापी द्वारा किसी भी सेल का हम जब आंतरिक प्रतिरोध का मेजरमेंट करते हैं तो उसका ये परिपथ है, नामांकित परिपथ। तो इसमें हम लिख लेते हैं ई क्या है, सेल है,
इसका विद्युत वाहक बल भी हम ई मान रहे हैं। आरबी क्या है बच्चों? प्रतिरोध बॉक्स। K2 है कुंजी। जी क्या है बच्चों? धारा मापी। और जे क्या है? विसर्ग कुंजी। जैसा कि हमने बताया था कि ये जो है इस वायर पर इस तरीके से, जैसे ये हम पेन में घुमा रही हूँ तो इसी तरह से इस जॉकी को वायर के ऊपर से टच करते हुए इस पर से हम घुमाते हैं, ठीक है। और जैसे घुमाते घुमाते हम धारा मापी यहाँ लगा होता है तो हमें उसमें विक्षेप दिखता है, डिफ्लेक्शन दिखता है, उसका पॉइंटर हिलता है। और हम तब तक इसको ऐसे घुमाते जाते हैं जब तक कि हमें उसका एग्जैक्ट गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो एग्जैक्ट बीच में नहीं आ जाता, क्योंकि इसमें बीच में इसका जीरो होता है। गैल्वेनोमीटर का जीरो जो होता है एग्जैक्ट बीच में होता है। और इस तरीके से हम तब तक घुमाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इसकी संतुलनकारी लंबाई। ये कल भी हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो जी धारा मापी होता है और जे होता है बच्चों विसर्ग कुंजी से कहते हैं जॉकी, यानी कि जॉकी। तो ये है परिपथ। तो आप समझ गए होंगे। एक बार और देख लीजिए कि आंतरिक प्रतिरोध के मापन करने के लिए किसी भी सेल का ये प्राथमिक परिपथ है, जिसमें ए बी जो है विभव मापी की वायर है, ए जो है ये सीधा संचायक सेल के धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है, और बी जो है ये ऋणात्मक सिरे से जुड़ा है, लेकिन ये परिवर्ती प्रतिरोध तथा कुंजी केवल द्वारा सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है, और इसी को हम प्राथमिक परिपथ कहते हैं। जिस सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध का मापन करना होता है उस सेल ई को का धनात्मक सिरा हम बिंदु ए से जोड़ देते हैं, क्योंकि बिंदु ए भी जो है धनात्मक सिरे का है। सेल का ऋणात्मक सिरा धारामापी से जुड़ा होता है और धारामापी का एक सिरा जो है विसर्ग कुंजी जे से जुड़ा रहता है। सेल के समांतर क्रम में प्रतिरोध बॉक्स आरबी यानी रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स तथा कुंजी K2 जुड़े होते हैं। तो ये हो गया इसका परिपथ। अब अगला पॉइंट है हमारा कि इसका सिद्धांत तथा सूत्र की स्थापना। तो ये अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। तो देखिए, तो हम जानते हैं कि कोई भी अगर सेल है इसका विद्युत वाहक बल E है, ठीक है। इसमें बाह्य प्रतिरोध हमने क्या जोड़ा हुआ है बच्चों? R। मतलब प्रतिरोध बॉक्स में से हम प्रतिरोध निकालते हैं, मतलब ये बाह्य प्रतिरोध होता है, ठीक है। इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R, ठीक है। जैसे ही हम परिपथ को ऑन करते हैं, मतलब कुंजी को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो इसमें धारा बहने लगती है बाह्य प्रतिरोध में से। तो धारा जो बहती है, तो परिपथ में बहने वाली धारा है, सेल में बहने वाली धारा I बराबर कितनी रहेगी बच्चों? सेल का विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। परिपथ का प्रतिरोध, देखिए सेल का विद्युत वाहक बल हम कितना ले रहे हैं? E ले रहे हैं। परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है? देखिए, जो आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r और जो बाह्य प्रतिरोध होता है कैपिटल R, ये दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? श्रेणी क्रम। ये हम देख भी चुके हैं। तो ये हो जाएगा R प्लस आर, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर। तो अगर हम इसको हल करते हैं बच्चों तो ये आएगा E इज इक्वल टू IR प्लस स्मॉल, या हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल IR बराबर हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको स्मॉल IR को जो है ये जो R होता है ये आंतरिक प्रतिरोध होता है, और कैपिटल IR जो होता है ये होता है V, यानी प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, ठीक है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। तो E बराबर V प्लस IR, क्योंकि V जो है ये विभव है किसके सिरों पर? बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर। तो E इज इक्वल टू V प्लस IR। तो हम इसको लिख लेते हैं IR बराबर E माइनस V, और हमें चूंकि स्मॉल r देखना है तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा E माइनस V अपॉन I, ये I अपॉन में जाएगा। लेकिन देखिए I बराबर क्या लिख सकते हैं? V अपॉन R। यही सूत्र जो निकाला है हमने इसमें लिख लेते हैं। तो R इज इक्वल टू हम लिखेंगे E माइनस V अपॉन I की वैल्यू V अपॉन R। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा E माइनस V अपॉन V इंटू ये R ऊपर चला जाएगा, और इसे हम डिवाइड करते हैं V से, तो ये हो जाएगा E अपॉन V स्मॉल r बराबर -1 ब्रैकेट कंप्लीट कैपिटल R।
तो स्मॉल आर बराबर होता है E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। तो ये तो हम लोगों ने फार्मूला निकाला है, लेकिन जो वास्तव में जो प्रैक्टिकल होता है उसमें क्या करते हैं हम, जो हम लोगों ने जो डायग्राम देखा था, जो सेल का देखा था, सेल वाला जो द्वितीयक डायग्राम है वो मैं बना देती हूँ। ये आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि ये हम देख भी चुके हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने सूत्र की स्थापना कहा इसलिए हम इसको निकाल कर बता रहे हैं। तो हमारा जो द्वितीयक सर्किट था इसी तरीके से था, द्वितीयक में बना के बता रही हूँ आप लोगों को। ये गैल्वानोमीटर से जुड़ा था और ये जॉकी ये वायर ही, ठीक है। अब देखिए कि हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ये जो सेल होता है ये कुंजी नहीं दबाते हैं, मतलब ये वाला सर्किट ऑन नहीं होता है, इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। और इसको विसर्ग कुंजी को इस वायर AB पर घुमाते हैं और तब तक घुमाते हैं जब तक कि हमें धारा मापी में शून्य विक्षेप प्राप्त नहीं होता है। मान लो अगर इस समय संतुलनकारी लंबाई मान लो L1 है, मान लो D पॉइंट पर हमें प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो संतुलनकारी लंबाई मान लो कितनी है, विभव E के लिए L1। तो E बराबर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, KL1 लिख सकते हैं। E बराबर हम लिख सकते हैं KL1, जहां पर L1 क्या होती है, संतुलनकारी लंबाई, और K क्या होता है बच्चों, विभव मापी की विभव प्रवणता। ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, विभव प्रवणता, ठीक है, विभव मापी की विभव प्रवणता। और ये बराबर क्या होती है, कैपिटल V अपॉन L, जहाँ कैपिटल V क्या होता है, AB वायर पर संपूर्ण विभव और अपॉन इसकी संपूर्ण लंबाई, तो ये विभव प्रवणता कहलाती है विभव मापी। और L1 जो है इस सेल के लिए क्या है, संतुलनकारी लंबाई। ये तो ये पहले करते हैं। दूसरी बार क्या करते हैं, इसको हम ऑन कर देते हैं, जो कि आपको दिख रही है कुंजी K2, इसको हम प्रेस कर देते हैं, ऑन कर देते हैं और इसमें से कुछ प्रतिरोध बॉक्स निकाल लेते हैं। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं बच्चों, तो इसमें से भी, इस प्रतिरोध बॉक्स में से भी धारा बहने लगेगी और अब ये पूरा सर्किट ऑन होने लगेगा। प्राथमिक सर्किट तो है ही, द्वितीयक सर्किट भी ऑन होने लगेगा और इसको अब हम इस तरीके से घुमाते हैं जैसे विसर्ग कुंजी को वायर AB पर। अब हमें एक दूसरी संतुलनकारी लंबाई प्राप्त होती है। मान लो अब यहाँ पर हमें ये D डैश पॉइंट में लिख रही हूँ और ये चूंकि अब हमने सर्किट को ऑन कर दिया, अब सेल जो है खुले परिपथ में नहीं है, वो कैसा है, बंद परिपथ में। तो अब मान लो हमें L2 संतुलनकारी लंबाई प्राप्त हो रही है। तो ये प्रतिरोध बॉक्स के सिरों पर विभवांतर V बराबर क्या रहेगा बच्चों, KL2, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, KL2। देखिए ये V अलग है विभव प्रवणता वाला और ये V अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, या इसको हम V डैश कह देते हैं। तो अब संतुलनकारी लंबाई क्या है, दूसरी L2, ठीक है। तो अब हम जो फार्मूला हमने निकाला है उसमें हम यही वैल्यूज रख देते हैं, KL1 अपॉन KL2 माइनस 1 इंटू R। K कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से संतुलनकारी लंबाई L1 तथा L2 प्राप्त होने पर हम आंतरिक प्रतिरोध का मापन कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट, सिद्धांत तथा सूत्र की स्थापना, और इसी के द्वारा जो है विभव मापी में जो है इसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मापन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे लिए प्रेषण तालिका यानी ऑब्जर्वेशन टेबल। जैसे आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो अब आप लोगों को पता रहेगा, आप इसी तरीके से करोगे। प्रेषण तालिका यानी ऑब्जर्वेशन टेबल, तो देखिए इसकी जो प्रेषण तालिका बनती है वो होती है इस तरीके से। ये वाला पॉइंट, सेल खुले परिपथ में हो तब संतुलनकारी लंबाई L1, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब सेल बंद परिपथ में, जैसे कि हम प्रतिरोध बॉक्स को जब जोड़ते हैं, कुंजी को दबाते हैं, तो सेल जो है बंद परिपथ में आ जाता है। सेल बंद परिपथ में हो तो संतुलनकारी लंबाई L2, और इसमें हम क्या लिखेंगे बच्चों, R, जो हम प्रतिरोध बॉक्स में से निकाल रहे हैं। और यहाँ फॉर्मूला स्मॉल r इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, क्योंकि हम प्रैक्टिकल में यही लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ संतुलनकारी लंबाई लिखते हैं, एक्चुअली E अपॉन V होता है, पर यहाँ हमने देखा है कि हमने किस तरीके इसको संतुलनकारी लंबाई के रूप में कैलकुलेट किया। और यहाँ आप
4-5 रीडिंग जो है इसके निकालते हो। आपको रीडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में अगर आता है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन तो। एंड दिस इज फॉर यू। तो ये प्रेषण तालिका का ऑब्जर्वेशन टेबल है। इसमें आप जब सेल खुले परिपथ में हो तब संतुलनकारी लंबाई L1 यानी एक्चुअली वो E होता है, और जब सेल बंद परिपथ में हो तो संतुलनकारी लंबाई L2 एक्चुअली ये V होता है। R जो है ये ओम में प्रतिरोध बॉक्स में से हम निकालते हैं, तब हम स्मॉल r बराबर लिखते हैं L1/L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R, और इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ये ऑब्जर्वेशन टेबल, तो ये आपको इस तरीके से लिखना है, और इस तरीके से हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब इसमें और 2 क्वेश्चंस होते हैं विभव मापी पे जो आते हैं कई बार, कि विभव मापी जो है ये वोल्ट मीटर से अधिक श्रेष्ठ है, क्यों? तो देखिए, विभव मापी वोल्ट मीटर से अधिक श्रेष्ठ मुख्य 2 कारणों से होती है। कि विभव मापी द्वारा जो है हम किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल यथार्थपूर्वक नहीं नाप सकते, लेकिन विभव मापी द्वारा हम किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल यथार्थपूर्वक नाप सकते हैं। और चूंकि क्या होता है कि वोल्ट मीटर जब हम किसी भी सेल जब खुले परिपथ में होता है, वोल्ट मीटर के दोनों सिरों से जोड़ते हैं, तो वास्तव में तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, पर वो अनंत नहीं होता, उसका प्रतिरोध उच्च होता है, पर कुछ ना कुछ तो मतलब उसमें अनंत नहीं होता है वो। तो जैसे ही हम जब सेल को उसके दोनों सिरों से जोड़ते हैं तो इसमें से कुछ ना कुछ धारा अवश्य बहती है, जिससे वोल्ट मीटर में कुछ विभव का पतन हो जाता है, मतलब वोल्ट मीटर में जो कुछ विभव रह जाता है, तो इसके कारण वह यथार्थ मान नहीं दे पाता। जैसे कि उसको सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट बताना है और पॉइंट 2 उसी के अंदर रह गया, क्यों? क्योंकि उसमें धारा बह रही है, तो पॉइंट 2 उसी के अंदर रह गया, तो वो कितना बताएगा? 1.8 वोल्ट। तो इसका मतलब उसके अंदर विभव मापी के वोल्ट मीटर के अंदर विभव का पतन हुआ है, जिसके कारण वो यथार्थ मान नहीं दे पा रहा है। दूसरा पॉइंट ये होता है, और लेकिन हम बात करते हैं विभव मापी की, क्योंकि विभव मापी शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होती है, इसलिए विभव मापी से जब हम सेल के विद्युत वाहक बल को नापते हैं तो क्या होता है, इसका प्रतिरोध उस स्थिति में अनंत होता है, और अनंत होने के कारण इसमें से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, विभव का पतन नहीं होता है, इसलिए यथार्थतापूर्वक सेल का विद्युत वाहक बल का हमें मान देता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि विभव मापी जो होता है ये वोल्ट मीटर की अपेक्षा अधिक सुग्राही होता है। तो ये 2 कारण होते हैं जिससे विभव मापी जो है वोल्ट मीटर की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। और एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को आ सकता है एग्जाम में, कि विभव मापी और वोल्ट मीटर में हमें अंतर लिखना है, और वोल्ट मीटर में अंतर, तो ये देख लेते हैं हम। तो पहला पॉइंट ये है कि विभव मापी जो होता है ये शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है। कौन सी विधि पर? शून्य विक्षेप। ये हमने देखा है, हम संतुलनकारी लंबाई लेते हैं शून्य विक्षेप, यानी जब तक धारा मापी में शून्य नहीं आता तब तक हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, तो ये शून्य विक्षेप विधि पर आधारित होता है। लेकिन वोल्ट मीटर जो होता है ये किस विधि पर आधारित होता है बच्चों? विक्षेप विधि पर। और विभव मापी होता है शून्य विक्षेप विधि पर आधारित। सेकेंड पॉइंट ये है कि विभव मापी जो है किसी भी मतलब विभवांतर का हम अगर मापन करते हैं, मतलब विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर अगर हम मापन करते हैं तो विभव मापी अधिक यथार्थतापूर्वक मान देता है, ठीक है ना। विभवांतर का मान, इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, तो विभवांतर का मान विभव मापी द्वारा यथार्थतापूर्वक नापा जा सकता है, और वोल्ट मीटर द्वारा यथार्थतापूर्वक नहीं नापा जा सकता। तीसरा पॉइंट ये है बच्चों कि चूंकि ये शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है, इसलिए शून्य विक्षेप स्थिति में इसमें कोई धारा नहीं बहती है, इसलिए शून्य विक्षेप की स्थिति में विभव मापी का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत। शून्य विक्षेप की स्थिति में इसका प्रतिरोध क्या होता है? अनंत। प्रतिरोध अनंत। लेकिन वोल्ट मीटर में चूंकि शून्य विक्षेप विधि पर तो आधारित होता ही, वोल्ट मीटर विक्षेप विधि पर आधारित होता है, इसलिए इसका प्रतिरोध अनंत नहीं होता है, उच्च होता है, लेकिन अनंत कभी नहीं होता है।
तो प्रतिरोध उच्च होता है लेकिन अनंत नहीं, परंतु अनंत नहीं। चौथा पॉइंट ये है कि विभवमापी वोल्टमीटर की अपेक्षा अधिक सुग्राही होता है। क्या होता है? अधिक सुग्राही, सेंसिटिव होता है। बहुत जल्दी वो वोल्टेज को क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है, रीडिंग देने लगता है। लेकिन वोल्टमीटर जो होता है कम सुग्राही होता है। विभवमापी की तुलना में अगर हम बात करें तो वोल्टमीटर जो होता है बच्चों, ये क्या होता है? कम सुग्राही होता है। तो हम और पॉइंट्स देख लेते हैं, दोनों के बीच का जो अंतर है इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए, विभवमापी और वोल्टमीटर में हमें अंतर देखना है। तो विभवमापी जो होता है ये शून्य विक्षेप विधि पर आधारित है और वोल्टमीटर विक्षेप विधि पर आधारित होता है। विभवमापी द्वारा जब हम विभवांतर का मापन करते हैं तो इसका मान यथार्थतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन वोल्टमीटर द्वारा किसी भी विभवांतर का मापन हम यथार्थतापूर्वक नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, विभवमापी जो है शून्य विक्षेप की स्थिति में इसका प्रतिरोध अनंत होता है, क्योंकि इसमें कोई भी धारा नहीं बहती, क्योंकि धारा I बराबर होती V अपॉन R या R बराबर होगा V अपॉन I, और I शून्य, प्रतिरोध क्या होगा? अनंत। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में प्रतिरोध अनंत होता है, किसमें? विभवमापी में। लेकिन वोल्टमीटर में प्रतिरोध अनंत नहीं होता, वो उच्च जरूर होता है पर अनंत कभी नहीं होता। लास्ट पॉइंट है कि विभवमापी बहुत अधिक सुग्राही होता है वोल्टमीटर की तुलना में, लेकिन वोल्टमीटर जो होता है ये कम सुग्राही होता है। तो ये विभवमापी वाला जो पॉइंट है ये हमारा समाप्त हो चुका है। और ये जो है इस लेक्चर में हमें जो क्वेश्चंस देखे ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। और ये पोटेंशियोमीटर वाला जो पॉइंट है ये हमारा समाप्त हो चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स।